शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दुरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नजर आए, जिधर से वो गुजर जाएं वही राहत चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रौनक की गुजार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफ से प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, एंटरटेनमेंट एक ऐसा शोबा है जो गमज़दा चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए करामत साबित होता है, जो गमज़दा लोगों को खुशी में तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनको बीमारियों ने बहुत बुरी तरीके से घेरा हुआ है, उनके लिए बेहतरीन और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ जो है वो एंटरटेनमेंट है। जिस तरीके से कहा जाता है कि इख्तलाफात और इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, इसी तरीके से इंटरटेनमेंट भी हमारे माशरे का बड़ा बेहतरीन हुस्न है। अगर ये हमारे माशरे से हटा दिया जाए तो हमारा माशरा बड़ा बेज़ौक़ हो जाएगा। ये कुछ लोग अभी भी इस माशरे में बाकी हैं जिन्होंने इस माशरे को बाज़ौक़ बना के रखा हुआ है। उन्हीं में से कुछ एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ड्रामा इंडस्ट्री से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। शोबीज़ की दुनिया के बड़े मारूफ शख्सियत जनाब नासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। इंतहाई मुतशक्किर और ममनून है आपका कि आप एजाज ताज साहब की पुरजोर फरमाइश पर तशरीफ़ लेके आए। आपका आना कबूल हो। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एजाज ताज साहब TI मार्केटिंग के उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे मदऊ किया और मैं आया उनकी इसरार पर, और उनकी बड़ी मेहरबानी है। हमारे शो में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जो 23 जनवरी को हुआ। ताज इब्राहिम भाई की और मेरी ताजपोशी और अवार्ड का मैंने प्रोग्राम अमेरिका से कराची आके आर्ट काउंसिल में किया, और एजाज साहब ने भरपूर हिस्सा लिया, ताज साहब ने, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और वो हमेशा ऐसे लोग बैकअप पे रहते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है, हमारा भी दिल बड़ा होता है कि कुछ लोग हमारे बैकअप पे होते हैं, हौसला देते हैं। तो मैं ऐसे भी मैं शो करता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी, बचपन से मुझे शौक़ था। तो मैं कब आपके शोबे में आने का इत्तेफाक हुआ? किस चीज़ ने आपको एम्फसाइज़ किया? इत्तेफाक हुआ या शुरू से ही आपके दिल में और अंदर जज्बा एक था कि इस फील्ड में, इस शोबीज़ की दुनिया में काम करना और अपना नाम बनवाना है? वो तो बचपन से सर शौक़ था मुझे, और कुछ इंसान की ख्वाहिश होती है ना, बड़ा होके हीरो बनेगा, बड़ा होके अमेरिका जाएगा, बड़ा होके मतलब बर्निंग डिज़ायर थी आपकी? हाँ, बहुत सारी ड्रीमें होती है ना, जो बोलते हैं शेख चिल्ली वाले ख्वाब। आदमी देखता है ना बचपन में और सोचता है, जैसे अल्लामा इकबाल ने यूँ करके सोचा, उन्होंने कम से कम पाकिस्तान तो बनाया ना, सोचा तो बनाया ना, ख्वाब तो दिया ना, जो कहते हैं हमने पूरा किया। तो मुझे भी शौक़ था। तो समंदर फिल्म बन रही थी वहीद मुराद की, तो उसमें एक्स्ट्रा का रोल था। हमें वहीद मुराद को देखने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, और उसमें सारे रेडियो आर्टिस्ट उन्होंने लिए हुए थे। SM सलीम साहब, कुर्बान जिलानी, निराले अंकल, रोजीना, उनके सिस्टर रायला, हनीफ, वहीद मुराद, शबनम। पहली दफ़ा मशरिकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान की पहली फिल्म में वहीद साहब के साथ काम कर रही थी। अच्छा। तो मुझे याद है, मैं छोटा था, इस शूटिंग के दौरान मैंने देखा रहमान एक्टर और गिरज बाबू दोनों फ्लावर वाला शर्ट पहने हुए कोने में दूर खड़े हुए थे। तो शबनम उनकी हीरोइन थी, मशरिकी पाकिस्तान की हर फिल्म उनकी हिट होती थी, लेकिन ये कि कुछ नाराज़गी चल रही थी, क्योंकि लोगों को याद होगा उन्होंने अखबार में ज़रा एक जुमला कसा था कि जंगल के फूल जंगल में अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो तंज ये था कि मशरिकी पाकिस्तान वाले मशरिक में अच्छे लगते हैं, मगरबी पाकिस्तान में वहीद मुराद के साथ वो काम कर रही थी, पहली फिल्म थी। तो बहरहाल वो उठ के नहीं गई, और वहीद मुराद साहब ने उनके लिए कोक भिजवाई। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा हाँ यार, इनकी फिल्में तो मैं भी देखता था, छोटा था, तलाश, चंदा, मिलन, प्यासा, तो दर्शन। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा लगा। और एक दफ़ा मुझे याद है, शूटिंग के दौरान हमारे मोइन अख्तर भाई आ गए वहीद मुराद के पास ना, हम चारपाइयों पे मच्छरे के कपड़े पहन के बैठे हुए थे। तो कहने लगे, वहीद भाई मैं आपको आपकी आवाज़ सुनाऊँ? तो वहीद ने बोला, यूँ देखा
सुनाओ। कह रहे आप ऐसा बोलते हैं जैसे मुंह में आपकी डबल रोटी होती है। तो वही ने सुनी, वहीद भाई ने सुनी इनकी आवाज़, और मैं मतलब ये 2 सीन मेरी आंखों के सामने हुए थे। मैं बहुत छोटा था। बापू रफ़ीक रिजवी मुझसे बड़ा प्यार करते थे, डायरेक्टर थे। फिर सुबह होगी कि बापू, तो उनका कैमरामैन बड़ा पैटर्न होता था नज़ीर हुसैन, तो बेचारे कहते थे नज़ीर बच्चे का शाट लेना वहीद के साथ। हाँ हाँ मैं लेता हूँ। तो मुझे याद है पान की थैली उनके हाथ में होती थी। बापू रफ़ीक रिजवी बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते थे। तो माशाल्लाह उनका बेटा भी उनके साथ काम करता था उस वक्त, मसूद रिजवी भाई। और रोज़ीना भी, हम छोटे थे, मैं चाह रहा था मेरे शो में रोज़ीना को बुलाता, मैं उनको बोलता देखिए मेरी तस्वीर है आपके साथ, मैं इतना छोटा था, आप लोग हनीफ के साथ हीरोइन थी, वो वहीद मुराद शबनम के साथ थे, निराले अंकल थे। तो ये लोग वेरी सीनियर पीपल, और मुझे बड़ा बच्चा सा था, मुझे अच्छा लगा। अच्छा। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। एक फिल्म मुझे तुम मिले प्यार मिला में मोहम्मद अली के बचपन का रोल मिला था, तो संतोष रसल और आज़ाद जो कायदान के ड्राइवर थे वो बाप के रोल में थे। लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी कि जब स्टेज पे इकबाल यूसुफ साहब डायरेक्टर आए तो कहने यार ये लड़का तो बड़ा है, 14-15 साल का, लड़की 5-6 साल की है, तो इसको छुट्टी करो। दूसरे लड़के को उन्होंने ले लिया, छोटा बच्चा। तो हम रोते हुए वापस, हमने कहा यार इतना अच्छा रोल मिला था, सारा याद किया था, 2 मिनट में छुट्टी हो गई, क्योंकि इकबाल यूसुफ साहब उस फिल्म के डायरेक्टर थे, एहसन यूसुफ के बेटे इकबाल यूसुफ। और उसी फिल्म में ज़ेबा भाभी और मोहम्मद अली साहब की शादी हुई, आज़ाद भाई ने कराई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हैं। तो मेरा बड़ा शौक़ होता था, मैं गलियों में फंक्शन देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ, किसी की शादी में फंक्शन हो रहा है मैं करा दूंगा, बड़े बड़े आपके इस बात से अंदाजा हो रहा है कि आपने प्रोफेशनल लेवल तक भी काम किया। हाँ, और तो आपने ग्राउंड लेवल तक भी काम किया। मेरे कज़न थे शब्बीर राना, उनको पकड़ के ले जाऊँ, कभी किसी को ले जाऊँ, कोई शादी हो रही ना, तो बड़ा शौक़ था मुझे, वो करता रहा मैं। उसके बाद मैं NJV स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, रेडियो पाकिस्तान के सामने। उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया, वहाँ भी मैंने ग्रेजुएशन करके फिर मैं फारिग हो गया। एज ऐसी थी ना बचपन की ना हीरो की, 15 साल अब बताया बीच में। फिर 15 से 20 हो गई, तो फिर वो कुछ लोग दुबई चलो चल रहा था सिलसिला। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम यूरोप जा रहे हैं। तो मैंने बोला आप यूरोप कैसे जा रहे हो? तो बोला वो हम तो बाय ट्रेन जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय शिप जाएंगे, हम यूरोप जा रहे हैं। तो मेरा भी ड्रीम था ना कि बाहर जाऊं, दुनिया देखूं और घूमूं फिरूं, बड़ा मैं शौकीन था ना इन चीज़ों का। तो अच्छा, इसी हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम ने भी आपके लिए सवाल किया है कि आपने पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ काम किया है और किन किन मुल्क में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। जी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो वहाँ तो मैं नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ तो पुलिस से डर लगता था, क्योंकि वो पुलिस ही पकड़ती थी। वहाँ इधर आओ बिथे पासपोर्ट जर्मन में। हम अखबार बेचते रहे 3 साल नाइट क्लबों में, इतनी बिलो ज़ीरो में फुटपाथ पे अखबार बेचते थे, जबकि मैं अपने फादर की ऑफिस शेख हुसैन एंड कंपनी में 4 अखबार पढ़ता था। अब वो वहाँ गए, ना वीज़ा, ना लैंग्वेज, ना पैसे। अब बर्तन मांजने का अंदर काम, होटल से छुप के या रात को नाइट क्लबों में अखबार बेचना। और वो लोग बस पैसे जमा करते रहे, मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, बड़ी मुश्किलों से पहुँचे थे 3-4 महीने में ना। तो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था। अच्छा। तो वालिद साहब को मैंने कहा अब लाहौर जाता हूँ, 200 रुपये देते हो, इस दफ़ा 300 दे दो। क्यों भाई? मैंने बोला वो ऐसा है ना कि मैं ईरान जा रहा हूँ ना, ज़ियारत करने जा रहा हूँ। मेरे वालिद मुझे कहना है नमाज़ तो पढ़ता नहीं, तो ज़ियारत करने जा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। मैंने कहा अब्बा जी 300 दे दो प्लीज़। वो बेचारे उस ज़माने में 70 की बात है, जबकि यूरोप का टिकट एयर आलिया, एयर जॉर्डन की थी, एरोफ्लाइट रशिया की थी, 3000 रुपये का टिकट होता था, वो भी नहीं थे भाई। और वो आधा टिकट भी वापस हो जाता था, 1500 रुपये नहीं थे कि आदमी बाई एयर जाए। तो बहरहाल हमने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, नेटी दूर है, जाना ज़रूर है। बस एक ख्वाब देखा हुआ था, ड्रीम करनी थी पूरी, सब लड़कों के साथ हंसी मजाक में चल दिए। अब्बा ने 300 रुपये दे दिए। वो 300 रुपये में मैंने लंडा बाज़ार के 4 कोट सूट खरीदे, एक ऐसा टेबल खरीदा कड़ा हुआ, और एक रिको घड़ी मुझे याद है। 100 रुपये की 3 चीज़ें आइटम खरीदे। और स्टूडेंट थे, कोयटा पहुंच गए, कोयटा से दादान चले गए, वहाँ वो क्या बोलते हैं ब्रोकर आ गए,
चीज़ें लूटामारी हो गई, वो सारी चीज़ें 2 मिनट में बिक गई, 300 के 600 तुमन हो गए। तुमन ईरानी मनी होती थी तो हमने बोला चलो यार डबल हो गए। फिर मैं वहाँ ईरान में तेहरान में खूब देख रहा था ना, नई आंखें फाड़ के बिल्डिंगें और इतनी खूबसूरत इमारतें, लोग अच्छे अच्छे गोरे गोरे। एक नई जगह जाता है ना तो आदमी पागलों की तरह घूमता है, पागलों की तरह देखता है कहाँ आ गए, कहाँ ये पाकिस्तान में चीज़ें नहीं थी और यहाँ है। और तेहरान आपको पता है सर, उस दौरान एशिया का पेरिस होता था। बिल्कुल, एशिया का पेरिस होता था। इतना खूबसूरत सिटी में हम रहे बिल्कुल, और जद्दोजहद करते रहे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ तंदूर पे जाता था तो मैं रोटियाँ इतनी बड़ी बड़ी लाता था, तो ये लोग बेचारे सब लोग आलू अंडे बनाते थे, दरियों पे बैठ के खाते थे किसी ईरानी के। हम वहीं सो रहे हैं फ्लोर पे और मेरे को रोटियाँ लेने भेज देते थे। तो मैं थोड़ी 2-4 लफ्ज़ में जानता था, स्कूल के ज़माने में पारसी, तो मैं घुस जाता था अंदर। आगा जान शुमा चतुर अलग खूब हंस करके लाइन बगैर रोटियाँ इतनी बड़ी बड़ी लेके आता था। 8-10 तो हम लोग कोई 50 लड़के खाते थे ऐसा। और सबके पास बस इतने ही पैसे थे, 300-400 रुपये में दुनिया देखनी, जाना, हिम्मत करना। अब जहाँ भी जाते थे उस ज़माने में यूरोप में रूल था कि $500 आपके पास होने चाहिए एज ए विजिटर। हमारे पास तो टोटल $50 थे भाई, सब हर आदमी के पास 50 ही थे। आगे फिर हमारा एक दोस्त मिल गया एम्बेसी में ना, अमेरिकन एम्बेसी में। उन्होंने बोला यार तुम लोग तो इतने लड़के हो, एक वीज़ा तो मैं एम्बेसडर से ले दूंगा विजिटर, तो कौन जाएगा? तो ये सब मेरे को इस बच्चे को भेज दो यार। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा न्यूयॉर्क भाई, मैं जाके क्या करूँगा, हम लोग चलें साथ तो साथ ही रहूँगा आपके मरते तक, और जहाँ तक डूबेंगे सब डूबेंगे, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने इनको रिफ्यूज़ कर दिया। फिर एक ग्रीक एम्बेसडर के नौकर मिल गया पाकिस्तानी, उसने बोला मैं अपने बॉस से लेटर लिखा देता हूँ, तुम्हें शिप पे नौकरी सबको मिल जाएगी। तो वो लेटर लेके कोई हमारे साथ 40 लड़के अलहदा हो गए, उनको शिप में जॉब मिल गई बगैर पैसों के। वो लेटर एम्बेसडर का काम आ गया ओनर का। और सबसे बड़ा जो था ना उस ज़माने में सर, फ्रॉड सिटी जो था इस्तांबुल था। तो इस्तांबुल सबसे फ्रॉड सिटी था और वो पाकिस्तानियों को लूट लेते थे, 100 रुपये रिश्वत लेके जॉब दिलाते थे, पासपोर्ट लेके भाग जाते थे, बहुत सारे कारनामे थे सर इस्तांबुल सिटी। और हम वहाँ महीना 2 महीने रहे। पाकिस्तानियों को नहीं, वो तो देसी में जो भी आता था उन सब के साथ ही पाकिस्तानी काउंट करो ना, तो उसमें से अब हमारे साथ भी 10-12 लोग थे, लेकिन ये कि कुछ 2-4 पढ़े लिखे थे। अब वो उनके पास आईडी नहीं थी। अब वो आईडी बना के ग्रीन वो बनाते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड, जो 50% ऑफ होता था उस ज़माने में। इस्तांबुल से पूरे यूरोप कहीं भी चले आओ तो $50 का टिकट होता था, ओनली $50 वन वे टिकट। अब उनके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं, तो ये हमने एम्प्टी कार्ड लिए, इस्लामिया कॉलेज की स्टैम्प बनाई, उल्टा सीधा करके लगा के स्टूडेंट कार्ड बनाए। सबसे पहला फ्रॉड तो हमने भी किया, क्या करें उनके लिए। अच्छा। अब वो लोग सब कारीगर लोग थे, पूरे रास्ते ऐसी बातें करते थे कि मेरे भी खौफ आता था कि हम तो मैकेनिक हैं, हम तो ये हैं, हम तो ऑटो मैकेनिक हैं, हम तो एयर कंडीशन, हम तो वो बहुत सारी बातें करते थे। मैं दिल में सोचता था यार मेरा क्या होगा, मैं तो कभी पानी का गिलास भी नहीं पिया, अपने वालिद के ऑफिस पे बैठता रहा, अखबार पढ़ता रहा। लेकिन ये कि अल्लाह का नाम लेके हम चलते रहे, उनके साथ हंसी मजाक करते रहे। हमें पता है कि वापस आ जाएंगे रोते हुए कराची। अच्छा। तो हम चलते रहे। फिर एक दिन इस्तांबुल के हम लोग बैठे बैठे कहीं समझे गलत जगह, तो वहाँ एक ईरानी अरबी मिल गया या इराकी मिल गया। हमने बोला मुस्लिम ब्रदर हमारी हेल्प कर, तो यार हमें जर्मनी जाना है और तो यार कोई रास्ता बताया। यार हमारे पास तो $50 हैं, सबके पास 8-10 लोग हैं हम लोग। तो उसने बोला ठीक है। उससे पहले हम रशिया में वहाँ रोमानिया और उधर कोई देसी हमको ले गए थे पाकिस्तानी दोस्त, वो भाग गए, हम वहाँ फंस गए बेसमेंट में, रेशन किया रहे। फिर इस्तांबुल रोते हुए आ गए। उसके बाद वो बंदा मिल गया, या ईरानी था या इराकी था, गॉड नोज, बट ही हेल्प। तो उसके बाद उसने एक रास्ता बताया कि तुम इस्तांबुल से एक ट्रेन जाती है मिडनाइट एक्सप्रेस, हॉलैंड जाती है, तुम में ना टिकट नहीं लेना और टिकट वो तुम बगैर उससे चढ़ जाना ट्रेन के अंदर ना। तो हमने बोला फिर, तो कहने लगा जब वो आएंगे जाएंगे ना तो बोला टिकट हम ले लेंगे, ट्रेन लेट हो रही थी, हम भाग के चढ़ गए, ये हो गया। उन्होंने जब सिखा दिया था हम लोगों को ना।
और ट्रेनिंग बता दी थी कि एक एक के नोट बना लो, ऊपर 5 का और 10 का रखो, बाकी गड्डियाँ बना लो 3-4 जो भी $50 सब मिला के, और 3 आदमी पहले बैठेंगे, 3 पीछे होंगे, एक दूसरे को पास करेगा, रास्ता उनको देगा नहीं। तो जब मैं थोड़ी जर्मन मैंने सीखी थी, बंस रोड थे ना, तो रात को 2-3 बजे अंधेरे में मिडनाइट को हमने पकड़ी थी, 2-3 बजे 2 हेड पहने हुए लंबे लंबे कोट पहन के इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं। तो मैं विंडो पे बैठा और मैंने कहा भाई शो टाइम ना हो, अब सब सो जाओ, एक्टिंग शुरू कर दो और मैं इनको निपटता हूँ। और सारी तेज थे, मैं बच्चा सा था, सबसे छोटा मैं था। तो वो आए, मैंने उनको जर्मन में गुड आबन किया, गुड इवनिंग किया, कहाँ जा रहे हो? हमने बोला हॉलैंड जा रहे हैं, नॉट इन जर्मनी। तो कहने लगा पैसे बताओ, गिल्ड बोलते हैं पैसों को। तो मैंने निकाला, उसने निकाला, इतनी गड्डियाँ निकाली ना, ऊपर 5-5 के 10-10 के थे, बाकी अंदर 1-1 के थे। फिर हमने पीछे से उसको पास कर दिया, इसको पास कर दिया, उसने करके देख के फिर बोले टिकट कहाँ है हॉलैंड जाने का? तो फिर वो उसने टिकट वाले को बुलाया, कहने लगे, हमने बोला वो ट्रेन जा रही थी, हम भाग के चढ़ गए थे, अब टिकट कोई स्टेशन आएगा ले लेंगे। तो उनके हवाले कर दिया, वो टिकट वाले के अंदर ही वो वाइट कपड़ों में था। ये लोग हलो हाय करके चले गए। उन्होंने बोला ये तो जर्मनी नहीं जा रहे, तो हॉलैंड जा रहे। तो क्योंकि अगर वो स्टैम्प लगा देता तो हमारा पासपोर्ट ख़राब हो जाता। सबसे बड़ा अगर स्टैम्प डिपोर्ट का लगा देता, तो उसने हमको ये तरकीब बताई थी, हमने उसको फॉलो किया। अब जब हमने उसको बोला टिकट, हमने बोला कोई बड़ा स्टेशन है ना, तो हमारे पास तो वो है ट्रैवल डॉलर है ना, तो हम वो चेंज करा के टिकट ले लेंगे। तो जब देखा बहुत देर बाद, 2-3 घंटे बाद एक बहुत बड़ा स्टेशन आया, तो मैं पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो सुना था, इंग्लिश बोली जाती, फ्रैंकफर्ट आ गया, बहुत बड़ा शहर। तो बस मैंने सबको, हम सभी तेज़ थे, आदमी की मौत आती है तो आदमी सभी तेज़ हो जाता है, इतना ठोकरे खा के 3-4 महीने हो चुके थे। तो उसके बाद जब वो फ्रैंकफर्ट आया ना, तो हम लोग उनका टिकट लेके आ रहे ना, बस वो जो सामान उठाया ना, सीधे बाहर शहर में भागते हुए सब निकल गए। हमने बोला भाड़ में गया, फ्री में आ गए, वीज़ा भी बच गया, और वीज़ा भी नहीं, पैसे भी बच गए, कैसी तरकीब हुई, हम लोग फ्रैंकफर्ट में दाखिल हो गए, जर्मनी। अच्छा सर, नाजरीन की तरफ से बाकायदा हमारा मैसेज आया है। एक सवाल हमारी नाजरीन में से पूछा जा रहा है कि ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, ज़िंदगी के हिस्से में आपके माजी का कोई ऐसा वाक़या जो बहुत ज़्यादा यादगार रहा हो, अल-मुख्तसर। सर किस्से तो बहुत है मेरे पास, टाइम ख़त्म हो जाएगा। मुख्तसर सा कोई वाक़या। वो मैं कनाडा गया, पहले मैं बहुत जगह ट्राई की कि मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, नहीं मिला। कनाडा का भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न करके दाखिला मंगाया। बॉन कैपिटल में मैं इंटरव्यू देने गया कैनेडियन एम्बेसी में, तो मुझे कहने लगे आपने तो MBA पे दाखिला मंगाया है, तो हमारे यहाँ जो है इजाज़त नहीं है, अब हम सिर्फ कंप्यूटर वालों को जाने देते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहाँ MBA है यार, MBA है ही नहीं। तो कह रहा अच्छा बैठो। फिर वो फाइल निकाल के ले आया, पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी की, बोला वहाँ MBA होता है। अच्छा। आप सिर्फ जा सकते हो तो कंप्यूटर पे के कोर्स के लिए जा सकते हो। तो मैंने वहाँ से दाखिला मंगाया, वो मैं ज़ाया हो गया, फिर मैं नाकाम हो गया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अमेरिकन वीज़ा नहीं दे रहे, जर्मनी में इलीगल पड़े हुए हैं, कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिया, लंदन में एंट्री वीज़ा। तो मैं बस, मेरी सोच, पैसे मेरे पास जमा हो गए थे 3000 रुपये 3 साल में, $3000। उसमें मैंने एयर कनाडा का टिकट लिया। मैंने कहा मैं एयर कनाडा फ्लाई करूँगा, कहीं से भी मैं दाखिल होऊंगा, क्योंकि मैं ज़िद्दी था और मेरी ख्वाब थे कि मैं पूरा करूँ। वो जो जर्मनी में जितने दोस्त आए थे सब वापस चले गए, हम ये सर्दी में अखबार बेचेंगे। तो मैंने बोला भाई तुम्हारे पास वीज़ा है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास डिग्री है। शुरू में यही होता है, हर एक के साथ होता है। मैंने कहा मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं अखबार बेच रहा हूँ, मेरे बाप के ऑफिस पे मैं 4 अखबार पढ़ता था, आज मैं अखबार बेच रहा हूँ फुटपाथ, तुम भी बेचो, तुम भी करो। उनको बहुत प्यार हो गया, तो 3-4 महीने ना रास्ते में वो वापस चले गए सब रोते धोते से। 4-5 बचे, उसमें से फिर मैंने पैसे जमा करके मैंने कहा भाई मैं तो आगे जाऊँगा। तो आई ट्राई कीप ट्राइंग में करता रहा, हर जगह से नाकामी होती रही, हर जगह से नाकामी होती रही। अब मज़े की बात देखें, मैं कनाडा जा रहा था, वहाँ मुझे लंदन में इमिग्रेशन ऑफिसर नज़र आ गए। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बड़े स्मार्ट हैंडसम लोग बैठे हुए, कौन है ये? बोला इमिग्रेशन। मैं ऐसे ही चला गया
मैंने कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। अल्लाह का करना है देखें, कहला हाउ मच मनी यू हैव। मैंने बोला आई गॉट $3000 सर, शो मी। मैंने बता दी, मैंने कहा मेरे पास ये पैसे हैं सर, $3000। उनने वाइट कार्ड पे लिख दिया और स्टैम्प लगा दी 6 मंथ। मैं तो आधे 2 घंटे के लिए वीज़ा मांग रहा था कि मैं जाके कुछ शॉपिंग कर लूँ, टाई सूट वगैरह। मैं बाहर लंदन में रोड पे, फिर मैंने दोस्तों को कॉल किया, मैंने कहा यार मैं तो लंदन में बाहर आ गया हूँ। उनको यकीन नहीं है, कह रहे नहीं। मैंने कहा यार लाल बसें चल रही हैं भाई, ये शॉपिंग मॉल है। कह रहे सूट के छोड़ो, तुम बस लंदन ही भाग जाओ। अच्छा। सर बहुत सारे यंगस्टर के मैसेजेस आए हैं, उसमें से एक मैसेज ये है कि जो नौजवान नस्ल अब शोबिस की दुनिया में कदम रख रही है, और आप तो माशाल्लाह इतना तजर्बेकार और इतना हिस्सा ज़िंदगी का आपने शोबिस में गुजार चुके हैं, तो जो अब नौजवान नस्ल शोबिस की दुनिया में कदम रख रही है उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि कीप ट्राइंग करें और गाते रहें अच्छा। और कोई भी प्रमोटर हो आपको आउटसाइड ओवरसीज ले जाए, अपना शो करो, नाम बनाओ, मुल्क का भी बनाओ, अपना भी बनाओ। और मैं भी जब 82 में 76 में ओलंपिक में कनाडा में पहुंचा था, फिर अमेरिका आया, 5 साल चुप रहा। उसके बाद शो बिज़नेस में मैंने फिर शुरू कर दिया। 82 में मैंने महनाज, शेकी और निराले अंकल को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैंने बेइंतहा इखलाक भाई, रूहानी बानो, इशाज दिया, हसन जहांगीर, सलीम जावेद, और अभी नई ये इफ्राहिम भाई का शो कराया, जमाल अकबर का कराया, आसिया सुमन का कराया, इंडिया के शो कराया। जो भी मेरे फ़ोन आता था, बिस्मिल्लाह, रीमा के शो, उसके शो, फरा अनवर के शो, बेइंतहा 40 साल में कोई मैंने 100 शो किए होंगे। अच्छा। शिकागो और आउट ऑफ स्टेट किए मैंने। और यहाँ तक कि मैं अमेरिकन सिंगर थी जेनिस मिलर को 05 में यहाँ ला के शो कराया, जियो पे शो कराया, उसको इंट्रोड्यूस कराया। और वो कहने लगी कि मैं सब जगह रोती रहती हूँ, पाकिस्तान ले जाओ, और कोई मुझे लेके नहीं जाता, तो तुम तो बड़े प्रमोटर हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने माथे पे लिखूँ आई एम द बिग प्रमोटर, चलो मैं ले जाऊँगा तुम्हें। मैंने ला के यहाँ शो कराया। फिर मेरी ताजपोशी, आप प्रमोटर के साथ साथ लोगों के मोहसिन भी रह चुके हैं, और उस्ताद भी रह चुके हैं। हमारे मुल्क में फुकदान भी है कि कोई किसी को किसी फील्ड में आगे बढ़ा देता है, मगर उसके एहसान को नहीं मानते, उस्ताद की इज्जत। 05 में जेनिस मिलर के शो कराए मैंने जियो पे यहाँ पाकिस्तान में। उसके बाद मैं 015 में आया, मेरी ताजपोशी शैला रज़ा, मुस्तफ़ा कुरैशी भाई, सारे 50 स्टार शामिल थे। फिर हुआ, फिर मैं आया अभी कि मेरे ख्वाब 50 ईयर के गोल्डन जुबली के थे। लोगों की सिल्वर जुबली तो ज़रूर बनी है, लेकिन इफ्राहिम भाई एक अच्छे इंसान हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्द हैं, इनके मैंने बड़े शो कराए। तो मेरा दिल में था कि इनकी भी पजराई की जाए। गवर्नमेंट ने तो की नहीं, कभी उन्हें इनाम नहीं दिया, कभी अवार्ड नहीं दिया, तो मैं देने आया। तो मैंने किया 23 जनवरी को बिग शो किया। 500 आदमी का डिनर था, 5 घंटे का शो था, 50 अवार्ड। लोग मुझसे चढ़ते हैं कि यार ये हर चीज़ रखता है अपने शो में, कॉमेडी भी रखता है, डांस भी रखता है, वैरायटी हर चीज़ मिलती है, डिनर भी मिलता है, अवार्ड भी मिलते हैं, और इतने फनकार होते हैं कि आदमी को नंबर ही नहीं आता। तो मैं हमेशा ही ऐसे शो करता हूँ ताकि दुनिया याद रखे। ये नाज़रीन मोहतरम बहुत हमारे एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा तजर्बेकार जनाब नासिर शेख साहब, जो शोबिस की दुनिया के मायानाज नामवर शख्सियत हैं, और इनकी शोबिस की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में बड़ी खदमात हैं, ना कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपने मुल्क का नाम बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और बड़ी अच्छी खदमात है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम इख्तिताम के मराइल पे आ चुके हैं, और हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें। इसी तरीके से आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नए तर्ज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अनवार खान यूसुफ जी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।